वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस स्टैट नंबर 29 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए, ठीक है। 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे जीएस के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निहित है, बताइए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 में, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 में मूल अधिकार हैं। नंबर 2 पर आ जाइए। किसी राज्य का जिला सत्र न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट नहीं जारी कर सकता? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। देखिए 5 प्रकार की रिट है। इनको जारी करने की शक्ति या तो हाई कोर्ट के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है। तो कोई भी रिट जो है वो जिला सत्र न्यायालय नहीं निकाल सकता। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और राज्य का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकाल सकते हैं। और ये जो रिटें हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको बाद। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्रिया, ठीक है। याद रखिएगा इनको, 1 2 3 4 5। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। देखिए कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण विदेशियों के पास भी है, भारतीयों के पास भी है। कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता भारतीय विदेशी दोनों के पास है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट भी भारतीय विदेशी दोनों के पास है। लेकिन शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार केवल भारतीयों के पास है, केवल, ठीक है। विदेशियों के पास जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी आपको याद हो, कई बार बताया, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, ठीक है, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो ये हैं। अब इनके अंदर क्या क्या है देखिए। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यह अनुच्छेद 15 है, केवल भारतीय नागरिकों को। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को। और अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों को, अनुच्छेद 29 है ये। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 है, केवल भारतीय नागरिकों को। तो याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को। बाकी जितने भी बचे, जितने मतलब 12 से 35 के अंदर जितने भी बचे, वो भारतीय विदेशी दोनों को। नंबर 4 पर आ जाइए। हमारे मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में नहीं की गई है? देखिए समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो 15 भी आ जाएगा उसके बीच में, 17 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा, लेकिन 19 नहीं आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 नहीं होगा। तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 में निहित है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? अनुच्छेद 19 में वर्णित कितने हैं? 6। अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संगम या संघ बनाने का अधिकार, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है क्योंकि ये अनुच्छेद 20 में है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 20 में है, ठीक है। क्या कहता है अनुच्छेद 20? किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो, ठीक है, या विदेशी हो, या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20, ठीक है।
अब अनुच्छेद 19 में वर्णित जो 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांति पूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, निवास का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, आबाद संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारे के सारे किसके अंडर? अनुच्छेद 19 के अंडर। ये पूरा अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो ये सारे के सारे भी केवल किसके लिए हो गए? भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए कुछ नहीं इनमें। चलिए नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अनुच्छेद 21 का ए में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा और यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला गलत है। 6 से 14 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो अनुच्छेद 21 ए में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत शामिल किया गया और यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट एक बार फिर से बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। 86वें संविधान संशोधन से पहले संविधान में कहीं भी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नहीं था। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार भी वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। और 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, जिसकी चर्चा अभी छठे प्रश्न में की गई है, इस संशोधन से पहले भी हमारे जो राज्य के नीति ऐच्छिक सिद्धांत हैं उसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो सही तो कोई है नहीं इसमें, डी है इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन से पहले भी भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। तो पहला वाला गलत हो गया। बाकी बात करेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों यानी भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है, याद रखिएगा। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अनुच्छेद 24 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, गलत है दूसरा स्टेटमेंट, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण नहीं बताए। और अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, ना कि 24। दोनों के दोनों ब्लंडर मिस्टेक के साथ गलत है, डी। तो अनुच्छेद 22, ठीक है, किसी व्यक्ति को निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है और किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस बारे में उचित कारण ना बताए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है और भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कभी करता था, अब नहीं करता, अब तो 6 ही रह गए। सॉरी, 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, गलत है, अब तो 6 ही रह गए। संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया ना 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है केवल। तो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 6 समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19-20, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। देखिए, मूल अधिकार में जो है, मतलब मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है,
ठीक है, अनुच्छेद 31 में था कभी, लेकिन अब शामिल नहीं है। ठीक है, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और भाग 12 में डालकर इसको अनुच्छेद 300 के ए में पहुंचा दिया गया है और ये इसको लीगल राइट बना दिया गया है, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर है इस समय और किसके द्वारा निकाला गया, कब निकाला गया। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को छोड़कर सभी अनुच्छेद निलंबित हो जाता है या हो जाते हैं? 17 18 नहीं है, 20 तो है, 21 भी है, तो दोनों एक साथ 20 21 को छोड़कर। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। नंबर 11 पर आ जाइए, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है और भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 7 वर्ष के लिए मान्य होता है। देखिए, भौगोलिक संकेतक मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है वो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। पहले भी बताया होगा, चर्चा की होगी हमने टेस्ट सीरीज में। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है वो 10 साल के लिए मान्य होता है, 7 वर्ष या 5 वर्ष कुछ भी लिखा सकता है, 10 वर्ष याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, घड़ियाल के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है। घड़ियाल का प्राथमिक आवास घाघरा नदी है और घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया है। घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में बिल्कुल गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया है, या रूप में सूचीबद्ध किया गया है। घड़ियाल का प्राथमिक आवास जो है वो चंबल नदी है, ठीक है, घाघरा नहीं है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला करेक्ट है। तो देखिए, घड़ियाल आपने देखा होगा, मतलब वीडियो फोटो में तो देखे होगा, रियल में ना। तो देखिए, घड़ियाल जो है एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है प्रतीत। मगरमच्छ जो है सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ आता है, घड़ियाल आता है और कैमन आते हैं। भारत के उत्तरी भाग का जो ताज़ा पानी है वो घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है। प्राथमिक आवास की बात करेंगे घड़ियाल की, जो चंबल नदी, किसकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी, इसका प्राथमिक आवास है। और माध्यमिक आवास की बात करेंगे घड़ियाल के, तो घाघरा है, गंडक है, गिरबा नदी है, ये उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तराखंड की रामगंगा और बिहार की सोन नदी इसके माध्यमिक आवास हैं। घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त रूप में सूचीबद्ध किया गया है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, भारत सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, बताइए। देखिए, तब तक ही रखा है जब तक टीबी को उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है भारत ने, यानी 2000 क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 2025 तक। तो भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, तो पहला वाला करेक्ट है। और वर्तमान में भारत में पेट्रोल के साथ जो है 8.5% एथेनॉल मिश्रित होता है। अच्छा, क्या औचित्य है इसको मिश्रित होने का। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि के उत्सर्जन में कमी आती है। तो वर्तमान में 8.5% एथेनॉल मिश्रित होता है, लेकिन 2025 तक कितना मिश्रित करना है इसको, 20%, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आ सके। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, हाल ही में समाचारों में क्या रहा, ऑपरेशन पेंजिया किससे संबंधित है, ये बताइए। किससे संबंधित है ऑपरेशन पेंजिया। नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बाधित करने का प्रयास, ठीक है, इंटरपोल का ये। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन पेंजिया के माध्यम से नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को जो है लक्ष्य बनाया गया। और इस ऑपरेशन में जो है वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1.10 लाख से अधिक
जो वेब लिंक होते हैं ना फर्जी, उनको बंद कर दिया गया या हटा दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। नंबर 15 पर आ जाइए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाया जाता है केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, केवल खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, या फिर विश्व आर्थिक मंच और खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से, यानी WHO और FAO के द्वारा संयुक्त रूप से। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO संयुक्त रूप से सदस्य राज्यों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाते हैं। क्लियर? तो 15 प्रश्न इसमें ऐड किए थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।